भारत में शायद दुनिया में भी, लेकिन भारत इस मामले में कुछ ज़्यादा ही पारंगत। हमारे यहाँ जिन लोगों से हम असहमत नहीं होते, हम मतलब हमारे शासक वर्ग, जिन लोगों से सहमत नहीं होते, जिनकी बातें उन्हें बहुत परेशान करती हैं, दुखी करती हैं, जिनसे उन्हें बहुत डर लगता है, उन लोगों से मुकाबला करने के, उन लोगों को मारने के वो कई तरीके निकालते हैं, आधुनिक तरीके निकालते हैं। एक तरीका तो आजमाया हुआ है, सीधे सीधे मार देना, जो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा हुआ। उधर अरस्तु के साथ हुआ। हमारे यहाँ तो अगर उसकी गिनती बनाई जाएगी तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर उनकी मूर्तियाँ लगाई जाएंगी, जिन लोगों को सत्ता के साथ असहमति या उस वक्त जिस तरीके का राज चल रहा था उस तरीके के राज के प्रति विरोध में अपनी बात को कहने का साहस हुआ, या जिन्होंने कोशिश की, उन्हें पिछले 5000 साल में जिस तरीके से दंडित किया गया, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर हम उनकी मूर्तियां बनाएंगे तो मुझे लगता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनकी मूर्तियां ही मूर्तियां खड़ी हो जाएंगी, इतना। लेकिन मारने के दूसरे तरीके भी। एक मारने का तरीका है जो आज मार्स का जन्मदिन है, जो मार्स के साथ अपनाया गया, और वो तरीका है उपेक्षा करने का। चर्चा ही नहीं करेंगे, बातचीत ही नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये इस देश में बहुत लोगों के साथ हुआ, बाबा साहब के साथ भी हुआ। उनके अपने जीवन काल में, उनके अपने सक्रियता के एकदम उच्चतम काल में भी अनदेखा करने की, इग्नोर करने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान के आज़ादी का आंदोलन भी जो लिखा गया, उस आज़ादी के आंदोलन में भी उनका जिक्र कोई बहुत सकारात्मक योगदान देने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं किया गया। उनके उस पूरे योगदान की अनदेखी की गई जो उन्होंने खास तरीके से देने की कोशिश की थी। लेकिन तीसरा एक बड़ा चतुराई वाला तरीका है, और उस चतुराई वाले तरीके में हमारी व्यवस्था, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, वो पारंगत है। और वो तरीका क्या है? पहले मारने की कोशिश करो, फिर अनदेखा करने की कोशिश करो, इसके बाद भी अगर वो जीवित रह जाता है, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति होती है, तो उसके बाद गले लगा लो। बुद्ध के साथ यही हुआ। बुद्ध जिसने अवतारवाद, बुद्ध जिसने वैदिक पक्षपातपूर्ण दर्शन, बुद्ध जिन्होंने वर्णाश्रम और जाति, इन सब के विरोध में इस देश में इतना बड़ा क्रांतिकारी दर्शन दिया, इतना बड़ा क्रांतिकारी प्रभाव छोड़ा कि सदियों तक इस देश में वही धर्म इस देश की जनता का आम धर्म रहा। मुझे लगता है कि केवल दुनिया में ही नहीं, बल्कि केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर में भी 2700 साल पहले, जब विज्ञान की खोज नहीं हुई थी, जब बहुत सारे नियम कानून खोजे नहीं गए थे, उस जमाने में बुद्ध ने जिस तरीके के भौतिकवादी दर्शन की व्याख्या की, जिस तरीके से उन्होंने वर्णित किया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ भी निरंतरित नहीं है, जैसा कि मार्क्स ने कहा। आज संयोग की बात है कि आज का दिन एसएफआई के लोगों ने गुजरात में इस चर्चा पर चर्चा करने के लिए चुना है। डॉक्टर आम्बेडकर की एक आखिरी किताब है जो पूरी नहीं हो पाई थी, जो लेकिन जितनी भी है उतनी भी काफ़ी वो महत्वपूर्ण है, और उस किताब का नाम है बुद्ध आणि मार्क्स। उसमें उनका सिद्धांत ये है कि बुद्ध जो है वो अपने ज़माने के कार्ल मार्क्स थे, और मार्क्स आज के ज़माने के गौतम बुद्ध हैं। उस जमाने में उन्होंने इतना प्रामाणिक दिया, और उन्होंने उस वक्त तोड़ दिए सारे मठ और दुर्ग और सारी वैचारिक श्रृंखलाएं और सारी जाति और वर्ण के जितने भी बेड़ियाँ थी, और एक नया समाज रचा जहाँ पर इस तरीके के पोंगा पंथ का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई उनके खिलाफ। वो धर्म जो इस देश की ज़मीन पर पैदा हुआ, वो धर्म जिसने इस देश की ज़मीन पर लंबे समय तक राज किया, सदियों तक राज किया, उस धर्म के कोई
धर्मस्थल नहीं मिलते हैं बुद्ध धर्म के। जितने भी मिलते हैं वो ज़्यादातर भग्नावशेष मिलते हैं, टूटे फूटे मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि उसके बाद जब 9वीं सदी में शंकराचार्य का पुनरागमन हुआ है और ये जो आधुनिक शंकराचार्य आए हैं, उसके बाद जिस तरीके से ये नव वेदांत आया है और दोबारा से उस ब्राह्मणवादी दर्शन और धर्म की बहाली हुई है, उस वक्त इन सबको ढा दिया गया और एक तरीके से उनके वर्चस्व को स्थापित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी बुद्ध को मार नहीं पाया। तो क्या किया उन्होंने? उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, वो बहुत महान आदमी थे और वो भगवान विष्णु का 10वां अवतार थे। गले लगा लिया। और आज स्थिति क्या है कि वो क्रांतिकारी धर्म जो न पुनर्जन्म मानता है, न इस भौतिक जगत के बाहर किसी तरीके के उस तरीके के अस्तित्व को मानता है, उसके साथ इतनी घालमेल की गई। कभी नागार्जुन का शून्यवाद लेकर आए, कभी कुछ लेकर आए, और आज वो बुद्ध जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, आज उन बुद्ध की मूर्तियां खड़ी हुई। वो बुद्ध जो ये चाहते थे कि मतलब जो उनके भिक्खु है, उनके शरीर पर एक चीवर होना चाहिए और हाथ में केवल एक कमंडल होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। आज उस धर्म को उन्होंने कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। तो मारने का एक तरीका ये भी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर को उपेक्षा करके जो लोग नहीं मार पाए थे, डॉक्टर अंबेडकर को उनका विरोध करके उनको चुनाव में हरा कर जो लोग नहीं मार पाए थे, अब वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियाँ बना के, उन्हें भारत रत्न देके, उन्हें भारत में बड़ी मतलब अपनी जैसे वो मंत्रोच्चार करते हैं, उस मंत्रोच्चार का हिस्सा बना के अब उन्हें निपटाना चाहते हैं। लेकिन अंबेडकर साहब की खास बात यह है कि वो इतनी आसान चीज़ नहीं है कि उन्हें कोई इस तरीके से हड़प सके। जिस तरीके से आरएसएस के लोग, भगत सिंह, आरएसएस के पास अपना कुछ है नहीं, गरीब लोग हैं बेचारे। लोग आमतौर से संतान गोद लेते हैं, ये अपने गार्जियंस गोद लेते हैं। कभी सरदार पटेल के पास पहुंच जाएंगे उनको अपना बनाने के लिए, वो सरदार पटेल जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था और जिन्होंने कहा था कि ये जहरीले हैं, ये हत्यारे हैं। कभी लाल बहादुर शास्त्री जी को लेने के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन दो लोग ऐसे हैं जिन्हें वो कितनी भी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हड़प नहीं पाते, और वो दो लोग हैं, एक भगत सिंह है, एक डॉक्टर अंबेडकर है। क्या ताकत है उनकी? मैं यह 5 महत्वपूर्ण ताकतों के बारे में बात करूंगा। क्या विजनरी थे वो? पहली बात तो ये थी कि एक जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है, एक गलत और अनुचित व्याख्या होती है, जो बाबा साहब के उस विराट योगदान को, विराट व्यक्तित्व को सीमित करके रख देती है। मुझे लगता है उस बात को दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। बाबा साहब को दलित आंदोलन का नेता बना दिया गया, बाबा साहब को शूद्र मुक्ति का नेता बना दिया गया, बाबा साहब को केवल अनुसूचित जाति उन्हें अपने महानायक के रूप में स्थापित कर लिया। ये शासक वर्ग तो चाहते ही था कि बाबा साहब केवल शूद्रों के नेता के रूप में सामने आए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो बाबा साहब के मिशन पर चलने का दावा करते हैं, उन्होंने भी बाबा साहब को केवल शूद्रों का नेता मानकर सीमित करने की कोशिश की। बाबा साहब शूद्रों के नेता नहीं थे। बाबा साहब केवल जाति तोड़क या जाति सुधार आंदोलन के नेता नहीं थे। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन किया था, और सुव्यवस्थित अध्ययन करने के बाद उन्होंने 3 बड़े काम किए थे। उन्होंने उस छुआछूत के खिलाफ, उन्होंने जाति के ऊंच नीच के खिलाफ, उन्होंने वर्णाश्रमी प्रभुत्व वाले ब्राह्मणवादी दर्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बात कही जोर देकर, और उन्होंने जब जाति का व्यवस्थित अध्ययन किया तो उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने जाति का वर्ग ढूंढा। इस देश में बहुत बहस चलती है, आज भी चल रही है। जब मार्क्स की जयंती मना रहे हैं लोग बाग, तो उस वक्त आज भी सोशल मीडिया पे ये बहस चल रही है कि भारत की परिस्थितियों में जाति को ही प्राधान्य देना होगा और वर्ण को ही प्राधान्य देना होगा। डॉक्टर अंबेडकर वो शख्सियत थे जिन्होंने जाति के क्लास को पहचाना, जाति के वर्ग को पहचाना। डी.डी. कोशाम्बी एक बहुत बड़े मार्क्सवादी दार्शनिक हुए हैं,
56 वर्ष की अल्पायु में उनका देहांत हो गया था। उन्होंने बहुत व्यवस्थित अध्ययन करके इस जाति के साँचे की जो अवधारणा विकसित की थी और जो व्याख्या की थी, उस समझदारी पर बाबा साहब 1916 में पहुंच चुके थे। और इसीलिए उन्होंने जो पहली पार्टी बनाई 1938 में, उस पहली पार्टी का नाम उन्होंने लिखा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उसका झंडा लाल था और उसके घोषणा पत्र में उन्होंने ये कहा कि ये जाति न केवल सामाजिक शोषण है बल्कि जाति आर्थिक शोषण का भी एक जरिया है। इसलिए इस देश में जातियों की मुक्ति की लड़ाई अगर लड़नी है, इस देश में जातियों के श्रेणी क्रम की गलत धारणा को अगर तोड़ना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आर्थिक मोर्चे पर और सामाजिक कुरीतियों के मोर्चे पर, दोनों पर एक साथ संघर्ष किया जाए। एक साथ वो जाति के वर्ग और वर्ण के द्वैत को समझते थे। और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आज अगर विजिट करते हैं तो इस देश में फोर्ब्स की कंपनी में, फोर्ब्स की लिस्ट में जिन लोगों के नाम आते हैं, उन फोर्ब्स की लिस्ट में जिन 50 भारतीयों के नाम शामिल हैं, उन 50 भारतीयों में एक भी शूद्र जाति का नहीं है। आज़ादी के 70 साल बाद ये तथाकथित वैश्वीकरण और उदारीकरण और निजीकरण, जिसके बारे में कुछ लोग कहते थे कि इससे बड़ा अवसर मिलने वाला है, उसके आने के बाद भी इस देश के रईस लोगों में, इस देश के मिलियनर्स में, डॉलर मिलियनर्स में शूद्र नहीं है, दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है। जो 10 सबसे बड़े रईस हैं इस देश के, उन 10 में से 7 जो हैं वो वणिक जाति में से आते हैं और बाकी के 3 भी व्यावसायिक जातियों में से आते हैं। कोई खत्री है, कोई पारसी है, कोई बोहरा है। और जब हम नीचे की ओर देखते हैं और नीचे की ओर ये देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, कौन लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, कौन लोग हैं जिनका स्वास्थ्य जिस तरीके से ठीक होना चाहिए वो नहीं है, जिनके पास सैनिटेशन नहीं है, जिसके पास नागरिक सुविधाएं नहीं है, जिसके पास पढ़ाई के अवसर नहीं है, जिनके शरीर में जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो नहीं है, तो हम पाते हैं कि उनमें से 80% से ज़्यादा लोग उन समुदायों के हैं जिन्हें शूद्र का दर्जा दिया गया। अलग अलग जातियों में बांट दिया गया, लेकिन शूद्र का दर्जा गया। इसका मतलब ये कि कहीं एक फिल्टर है सोसाइटी में जो वर्ग के रूप में भी काम कर रहा है और वही जाति के रूप में भी अक्सर ज़्यादातर मामलों में अभिव्यक्त हो रहा है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, उन अपवादों को छोड़ दीजिए। उन्होंने जाति का क्लास पहचाना। उनकी सबसे बड़ी खास बात थी, जिससे मैं शुरू करूंगा अपनी बात को, वो बात ये थी कि उन्होंने जाति का जेंडर पहचाना। और अफसोस की बात यह है कि उनके नाम पर काम करने वाले जितने भी आंदोलन हैं, वो तथाकथित अंबेडकरवादी आंदोलन, उन्होंने ठीक इसी सवाल की अनदेखी की, ठीक इसी सवाल की अनदेखी की। उन्होंने वर्गीय और जाति के आधार पर बटे हुए समाज को कि ये जो निरंतरता है सदियों तक, उस निरंतरता के मामले में उन्होंने उसकी जड़ में जाने की कोशिश की। और उन्होंने जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो थीसिस दी थी, उस कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में की थीसिस में उन्होंने इस बात को व्याख्यायित किया था कि ये जो है समस्या, जाति की निरंतरता की जो समस्या है, उसकी जड़ ये है कि महिला को कि अपने ही जाति में, अपने ही वर्ण में शादी करना है। महिला को प्रेम करने के अधिकार से भी वंचित करना है, महिला को अपनी पसंद का वर चुनने के अधिकार से भी वंचित करना है। उसके लिए ढांचे बनाए गए। बाल विवाह क्या था? किशोरी होने के पहले ही, समझ आने के पहले ही शादी कर दिया जाना। विधवा विवाह पे रोक क्या था? एक पूरे का पूरा सामाजिक ढांचा इस तरीके का बनाया ताकि वो घर के बाहर, जाति के बाहर या तथाकथित कुल, कुटुंब और कबीले के बाहर शादी न करें, ताकि संपत्ति पर इजारा उनका कायम रहे। सती प्रथा क्या थी? तो उन्होंने कहा कि ये एक वो है, महिला इसकी खास तौर से शिकार है, इसलिए महिला को बाहर निकालना होगा, इस स्थिति से बाहर निकालना होगा। अपने समकालीनों में, एक कम्युनिस्टों को अगर छोड़ दिया जाए तो अपने समकालीन जितने भी बड़े नेता थे उनके, उन सारे बड़े नेताओं में इस महिला प्रश्न के सवाल को लेकर उनका जो क्रांतिकारी रवैया था
बिल्कुल भिन्न था, सबसे आगे था। और उन्हें जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ वहाँ उन्होंने इसको अमल में भी लाने की कोशिश की। और उन्होंने ये कहा कि इवन हमें मनुस्मृति जो इस देश के पूरे समाज की जकड़न की मुख्य जड़ है, अगर उसमें भी हम जाते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें शूद्रों को क्या अधिकार हैं, उसमें फलानी जातियों को वर्णों को क्या अधिकार है। उसी के साथ साथ ये लिखा गया कि स्त्री के बारे में लिखा गया कि वो तो शूद्राति शूद्र है, वो शूद्रों से भी गई बीती है। मतलब ये कि वो तथाकथित उच्च वर्णों की स्त्री भी है तो भी उसकी स्थिति शूद्रों से भी गई बीती होगी, क्योंकि और उसकी व्याख्या उन्होंने मनु ने की। मनोरोगी रहे होंगे वो, उन्हें ज़िंदगी में किसी ने प्रेम नहीं किया होगा, उनका अपनी माँ और अपनी बहन के साथ भी प्रेम शायद नहीं रहा होगा, इसीलिए उन्होंने बहुत चिढ़ के वो जिस तरीके की व्याख्या की है स्त्रियों के प्रति, वो हमारे समाज का सोचने समझने के तरीके का हिस्सा है आज भी। बाबा साहब ने कहा इसको टूटना चाहिए और इसीलिए उन्होंने हर आंदोलन में महिलाओं को साथ रखा। अगर हम मनुस्मृति जलाए जाने वाली घटना को भी देखते हैं तो उसमें भी उनके साथ 50 से अधिक महिलाएं थीं। उन्होंने उसके जेंडर को पहचाना और इसीलिए जब जब उन्हें अवसर मिले, मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा केवल, वो 1942 से 1946 तक वायसराय की काउंसिल के लेबर मेंबर थे। इसका मतलब है कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो श्रम मंत्री के बराबर का वो दर्जा होता है। उसके दौरान उन्होंने हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए 8 घंटे कानून का तो वो पास किया ही, पहली बार पास हुआ था वो नवंबर के महीने में 1943 में। महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए और महिलाओं के लिए समान काम का समान वेतन बनाया गया। उनके लिए वो खासतौर से खदानों में और माइका फैक्ट्री में, जो विशेषज्ञ फैक्ट्री में जहाँ पर वो काम करती थी, वहाँ पर उनके संरक्षण के लिए कानून बनाए गए। प्रसूति का कानून बनाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी अमेरिका जैसे देश में भी समान काम के लिए समान वेतन का कोई कानून नहीं है। बाबा साहब ने 1942-1946 के बीच में बनाया, प्रसूति का कानून बनाया। ये जो परिकल्पना थी वो परिकल्पना बहुत बड़ी थी और जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने व्यवहार में लाया। और केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने जब आज़ादी आ गई, भारतीय संविधान में भी जो अधिकार दिए गए हैं, मताधिकार, स्त्रियों के मताधिकार, हम ये मान सकते हैं कि वो संविधान सभा का सामूहिक फैसला है लेकिन वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वैसे ही नहीं बने थे। जैसा बुद्ध ने कहा है ना कि जलने का कष्ट जो है, जलने की जो पीड़ा है वो लकड़ी ही जान सकती है। उसी तरीके से उनके मन में जो पीड़ा थी, उनका जो भोगा हुआ यथार्थ था, उस भोगे हुए यथार्थ को वो सूत्रबद्ध कर पाए, वो कानून की शक्ल दे पाए। इसके लिए आज हमारे संविधान में जो भी कुछ सकारात्मक है, जिसकी रक्षा करने की बात की जा रही है, उसके पीछे बाबा साहब थे। उसी में वो कानून दिया गया महिलाओं के लिए, मतलब सबके लिए सार्वत्रिक मताधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। उसमें जाति और वर्ण वाले सवाल पर तो जो किया गया वो बराबरी हुआ ही, लेकिन इसके अलावा स्त्रियों को भी उस वक्त मताधिकार दिया गया जब उसके पहले सोवियत यूनियन में क्रांति होने के बाद यूरोप में पहली बार महिलाओं ने वोट देने का अधिकार देखा था। यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ था रूस। और उसके बाद उस वक्त जब 1947 में 1946 के बीच से लेके 1949 के बीच में जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, उस दौरान यूरोप के भी तमाम सारे विकसित देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं था। यहाँ पर उन्होंने मताधिकार देने की लड़ाई भारत की संविधान सभा में लड़ी। निश्चित रूप से बहुत मुश्किल लड़ाई रही होगी और इस पर वो कितने प्रतिबद्ध थे कि जब आज़ादी आ गई और जब भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने और तमाम सारे कानूनों को पेश करने के अलावा हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने मनुस्मृति के आधार पर हिंदू समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, उनका संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा, उनका ज़मीन में कोई अधिकार नहीं होगा, उनका उस मतलब मातृ संपत्ति में भी, अपने मायके में भी कोई अधिकार नहीं होगा, ससुराल में भी कोई अधिकार नहीं होगा। ये जो पक्षपाती और बहुत ही असहनीय अवस्था थी, उसको बदलने के लिए उन्होंने जब हिंदू कोड बिल लेकर आए और जिस पर
तब के जो तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय थे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, और वो तमाम सारे नेता, ये जो उत्तर प्रदेश के पंत और मालवीय वाल्वी, ये सारे के सारे नेता, उनके अनुयायियों की जो धारा थी, उन सारे लोगों ने मिलकर जब उसका विरोध किया और जब उस कानून को वापस लेने की स्थिति आ गई तो 1951 में उन्होंने कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में 20-30 साल में, 20-25 साल में अलग अलग टुकड़ों में उस कानून के अलग अलग हिस्सों को एक कानूनी दर्जा दिया गया, लेकिन उस वक्त नहीं दिया गया। अंबेडकर साहब ने मंत्रिमंडल को महत्व नहीं दिया, मंत्री पद को महत्व नहीं दिया, उन्होंने छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये काम नहीं कर सकते हम, भारत की गुलामी की, भारत की सामाजिक गुलामी की जो मूल जड़ है, अगर उस जड़ में भी हम निर्मूल करने का काम नहीं कर सकते तो क्या मतलब है। तो वो एक विजनरी थे, वो समझते थे कि जाति के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है, वर्गीय शोषण के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है, तो उसका मूल कहाँ है, उसकी जड़ कहाँ है। जड़ है स्त्री की गुलामी। उसको औद्योगिक क्षेत्र में भी मुक्त कराना होगा, उसको सामाजिक क्षेत्र में भी मुक्त कराना होगा, उसको परिवार में भी बराबरी का दर्जा दिलाना होगा। और वो ये मानते थे कि ये पूरे देश में, इस देश को प्रगतिशील और वैज्ञानिक चेतना से संपन्न देश बनाने में मनुवाद सबसे बड़ा अड़ंगा है। और इसीलिए उन्होंने मनुवादी परंपराओं के संघर्ष में भी उन महिलाओं को जोड़ने का और शोषितों को कानूनन अधिकार देने से ये परंपराएं कमजोर होंगी, ये माना। और ख़ास तौर से इसके लिए उन्होंने ये कहा कि महिलाओं की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं की शिक्षा के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी कोशिशें की। 20 जुलाई 1940 को नागपुर में अखिल भारतीय शोषित पीड़ित महिलाओं के सम्मेलन में उन्होंने महिलाओं को संगठित होने पर भी बहुत जोर दिया गया। तो ये जो उनकी बात थी, इस पहलू की अगर हम अनदेखी कर देते हैं और वो महिलाएं जिनको वो भारतीय समाज की मुक्ति की जड़ और मुख्य अगुआ मानते थे, वो महिलाएं अगर डॉक्टर अंबेडकर की आज की मौजूदा राजनीतिक शख्सियत में से गायब कर दी जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि वो हम अंबेडकर को नहीं समझ रहे होंगे। आज के कुछ तथाकथित अंबेडकरवादी यही कर रहे हैं। एक और तीसरा सवाल है, उन्होंने कास्ट के क्लास को पहचाना, कास्ट के जेंडर को पहचाना। एक और तीसरी बात है, और वो ये है कि उन्होंने कास्ट के निर्मूलन के लिए, जाति के निर्मूलन के लिए लड़ाई को जाति विशेष की लड़ाई नहीं माना। मैं थोड़ा सा इसको साफ करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये जो जातीय चेतना की लड़ाई है, ये जो जातियों के ऊंच नीच की लड़ाई है, वो कुछ जातियों के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये शूद्रों की, तथाकथित उच्च जातियों के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये पूरे भारतीय समाज की लड़ाई है। ये उन तमाम सारे लोगों की लड़ाई है जो भारत को विकसित करना चाहते हैं, भारत को लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं और भारत को उस पूरा जड़ताओं से मुक्त कराना चाहते हैं, जिन जड़ताओं के फंसने की वजह से उसका पूरे का पूरा सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक विकास अवरुद्ध हो गया। और इसीलिए उन्होंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से अपनी लड़ाई में, अपने संघर्षों में उन लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक सोच रखने वाले तथाकथित उच्च जातियों के नेताओं को भी शामिल किया, जो उनके साथ जीवन भर उनके संघर्ष के हिस्से रहे। एक थे सहस्त्रबुद्धे साहब, महाड़ के सत्याग्रह में अगुवाई करते हुए आप किसी को देखेंगे तो बाबा साहब के साथ साथ चल रहे हैं। स्मृति जलाने की लड़ाई को आप अगर देख रहे हैं तो बाबा साहब के साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे अनेक लोग थे। सहस्त्रबुद्धे जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि वो ब्राह्मण थे। मुझे आज भी याद है वो वर्णन है उसमें किताब में कि जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाने का ऐलान किया तो वहाँ के जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण सभा के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी डॉक्टर अंबेडकर को, और अंबेडकर साहब को चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये कहा कि मैं आऊँगा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन मेरा केवल यही निवेदन है कि
मनुस्मृति को माचिस दिखाने का काम आप कीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर इस चाल को समझ गए। ब्राह्मण सभा के उस अध्यक्ष की चाल ये रही होगी कि अंबेडकर जलाएंगे और मैं खड़ा रहूँगा तो वो महार विरुद्ध ब्राह्मण माना जाएगा और उनको अपने ब्राह्मणों को एकजुट करने का मौका मिल जाएगा। अंबेडकर ने कहा नहीं, माचिस दिखाने का काम तो सहस्त्रबुद्धे ही करेंगे, क्योंकि मनुवाद के खिलाफ लड़ाई, मनुस्मृति के खिलाफ लड़ाई, इस नकली ऊंच नीच की समझदारी के खिलाफ लड़ाई केवल महारों की लड़ाई नहीं है, केवल शूद्रों की लड़ाई नहीं है, उन सारे लोगों की लड़ाई है जो भारत को एक लोकतांत्रिक और समझदार समाज बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने जो विवाह किया था वो भी एक ब्राह्मणी के साथ किया था। जो महीन बात है वो ये कि उनकी लड़ाई ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थी। वो जाति शोषक, वो शोषक जाति के रूप में एक किसी जाति को टारगेट करके लड़ने वाली बात नहीं करते थे। वो जाति चेतना के विरुद्ध संघर्ष करते थे, जाति के अस्तित्व के खिलाफ संघर्ष करते थे और ये मानते थे कि ये काम केवल दलित या दमित जातियों का नहीं है, ये काम पूरे समाज में सही तरीके से सोचने समझने वाले लोगों का है। अगर हम भारतीय दर्शन के इतिहास में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि उस वक्त भी ये काम केवल दलितों का या दमितों का नहीं था। उस वक्त भी उस वक्त के समाज के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो संयुक्त से ब्राह्मण जाति में या किसी सवर्ण जाति में पैदा हुए थे, लेकिन जिन्होंने चुनौती दी थी इसको, चाहे वो बुद्ध रहे हों जो क्षत्रिय थे, चाहे वो चारवाक रहे हों जो ब्राह्मण थे, चाहे वो ऐसी बड़ी श्रृंखला है, इसने कहा बाबा साहब ने उस निरंतरता को जारी रखा। उन्होंने कहा केवल जातियों की एकता नहीं बनेगी, इस जाति शोषण के खिलाफ पूरे समाज की एकता बनेगी। और जब वो विजनरी थे तो विजनरी थे, और इसीलिए वो ये मानते थे कि जब तक किसान और मजदूर, ये जो दो महत्वपूर्ण तबके हैं, इन तबकों को जब तक अधिकार नहीं मिल जाते तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता, जड़ता टूट नहीं सकती। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि वो क्लास ढूंढ लिया था उन्होंने, तो जाति के शोषण में या वर्णाश्रम की इस अवस्था की चिरंतनता और निरंतरता में जमीन का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। मनुस्मृति पढ़ी होगी आपने, तो उसमें आपने पाया होगा, उसमें लिखा हुआ शूद्र का कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिस झोपड़ी में वो रहता है वो झोपड़ी भी उसकी नहीं होनी चाहिए, जिन कपड़ों को वो पहनता है वो कपड़े भी उसके नहीं होने चाहिए, जिन बर्तनों में वो खाता है वो बर्तन भी उसके नहीं होने चाहिए। यहाँ तक कि वो पति और पत्नी के बीच में संबंध की वजह से वो जो संतान पैदा करता है, उस संतान पर भी उसका अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे अगर मालूम पड़ गया कि ये मेरा है तो वो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए बाकायदा शास्त्रों में नियम बनाकर प्रावधान किया गया कि उसके पास ज़मीन का टुकड़ा नहीं हो, उसे पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिले, और इसको बाकायदा धर्म के साथ जोड़ा गया, चतुराई के साथ, कि ये धार्मिक काम है, ऊपर वाले ने तय किया। बाबा साहब ने इसको पहचाना और उन्होंने ये समझे कि ये जातीय शोषण का जमीन के स्वामित्व के साथ, भूमि के स्वामित्व के साथ कितना रिश्ता है, और इसीलिए उन्होंने भूमि के इजारे को, जमीन पर मोनोपोली को ख़त्म करने का काम, और वो ज़मीन छीनकर भूमिहीनों को दिया जाए, इस काम को उन्होंने प्राथमिक काम बताया। अपने तमाम स्टडीज़ के बाद उन्होंने कहा, उस ज़माने के जो आंकड़े थे, कि उन्होंने कहा कि भूमिहीनों और खेत मजदूरों में अछूत जातियों का जो बाहुल्य है वो ऐसे ही नहीं है। उनको भूमि से वंचित किया जाना एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, जिसका नतीजा निकला कि आज भी वो समाज के वंचित हैं। और इसीलिए संसद में जब वो रहे तब उन्होंने इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से उठाया था। 1953 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस पर सितंबर 1954 में उन्होंने भाषण देते हुए ध्यान खींचा था और एक बड़ा सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि 3 सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि क्या दलितों को देने के लिए ज़मीन है? दूसरा, क्या सरकार दलितों को ज़मीन देने के लिए भूस्वामियों से, ज़मींदारों से ज़मीन लेने की ताकत रखती है, शक्ति रखती है? और तीसरा ये कि यदि कोई दलितों को ज़मीन बेचना चाहता है तो क्या सरकार उसे ख़रीदने के लिए धन देगी, पैसा देगी?
उसके पास तो पैसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि यही 3 तरीके हैं जिन 3 तरीकों के जरिए दलितों को जमीन मिल सकती है। पहला तरीका है, जितनी भी सरकारी ज़मीन उपलब्ध है उसको बांटा जाए। दूसरा तरीका है, भूस्वामियों और जमींदारों से ज़मीन छीनी जाए, ली जाए। और तीसरा ये कि जो सामान्य बाज़ार में बिक्री के लिए अगर कुछ वो करते हैं। राजेंद्र चतुर्वेदी जी लिख रहे हैं कि बहुत ही गंदी किताब है मनु स्मृति, निश्चित रूप से बहुत ही गंदी, बल्कि सही अर्थों में अगर कहा जाए तो अश्लील भी है, भौंडी भी है, विद्रूप भी है और घृणास्पद भी है। तो वो तीसरा तरीका ये है कि दलित अगर ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसके पास पैसा होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि सरकार को ये कानून बनाना चाहिए कि कोई भी भूस्वामी एक निश्चित सीमा से ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकता, और सीमा तय हो जाने के बाद अगर कोई फालतू ज़मीन बचती है तो उससे दलितों को उपलब्ध कराया जाएगा। और उन्होंने कहा अगर ये सरकार नहीं कर सकती तो सरकार दलितों को पैसा दे ताकि कोई अगर ज़मीन बेचता है उन्हें तो वो उसे खरीद सकें। उन्होंने ये कहा, जो हमने भी कहा था, उन्होंने ये कहा कि सरकार, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, सरकार आते ही अगर चाहती तो ज़मीन का राष्ट्रीयकरण कर सकती थी, लेकिन वो नहीं किया। हम जानते हैं क्यों नहीं किया। जो उस वक्त के पूंजीपति वर्ग के लोग थे, उन्हें सामंतों के साथ मिलकर राज अपना चलाना था, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज़ादी की लहर में कहीं ये मजदूर, किसान और वंचित और दमित लोग कब्जा न कर लें सरकार पर, लेकिन उन्होंने उस काम को नहीं किया। लेकिन अब कम से कम सीमा तो बनाया जाए। और इसीलिए अम्बेडकर साहब का उस बहस में भाषण बहुत जोरदार है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भूस्वामियों से ज़मीन नहीं ले पाओगे तो बांटोगे कहाँ से, ज़मीन कहाँ से आएगी। पार्लियामेंट में एक सवाल पर उस वक्त बहस हुई थी, जब संविधान की धारा 31 पर बहस चल रही थी। उस वक्त पार्लियामेंट में केवल 3 लोग थे, या तो कम्युनिस्ट थे, या अंबेडकर साहब थे, या फिर शेख अब्दुल्ला की पार्टी के लोग थे, जिन्होंने कहा था कि जमींदारों की ज़मीन बिना किसी मुआवजे के ली जानी चाहिए। इन्होंने सदियों तक इस ज़मीन के आधार पर शोषण किया है, अब इन्हें कोई मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं। और उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी फाजिल ज़मीन है उस फाजिल ज़मीन को भी बिना किसी मुआवजे के छीना जाना चाहिए अगर एक सीमा से ज़्यादा है। और ये कोई संयोग की बात नहीं है कि बाबा साहब का ये सपना केवल 4 राज्यों में लागू हुआ। सबसे पहले लाल झंडे वाले जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला साहब ने लागू किया उसको। ठीक यही वजह थी जिसकी वजह से धारा 370 बनी थी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर में आप अगर पूरे देश भर में जमींदारों और राजाओं को मुआवजा देकर ज़मीन छीनेंगे, हम अपने कश्मीर में जमींदारों से बिना मुआवजा दिए हुए ज़मीन लेंगे, और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट न जा सकें, संपत्ति के अधिकार की बात न कर सकें। इसके लिए हमें एक विशेष दर्जा चाहिए। 370 का मुख्य सर्वप्रमुख कारण ये था कि वो ज़मीन के बंटवारे को चाहते थे। और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर 1947 के पहले और कश्मीर 1947 के बाद, ये बिल्कुल अलग ही नज़र आता है। बहरहाल उसके बाद इसे 3 राज्यों में लागू किया, जहाँ पर भी लाल झंडे की सरकार थी। केरल में लागू हुआ, पश्चिम बंगाल में लागू हुआ, त्रिपुरा में लागू हुआ, और वहाँ पर भूमिहीनों में बांटा गया। पूरे देश भर में जितनी ज़मीन बटी है, केरल का हिस्सा पूरे देश भर के भूगोल की तुलना में बहुत कम है, लेकिन पूरे देश भर में जितनी ज़मीन बटी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में बटा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर केरल में है, और तीसरे नंबर पर छोटे से राज्य त्रिपुरा में है, कश्मीर के अलावा। इसीलिए तो ये जो संघी ब्रिगेड है वो सबसे ज़्यादा लाल झंडे वालों से चिढ़ती है या कश्मीर वालों से चिढ़ती है, जाहिर सी बात है। दूसरा काम उन्होंने ये किया था कि कृषि के एक योजनाबद्ध विकास होना चाहिए। ये जो 3 कानून जो बने हुए हैं ना, जिनके खिलाफ इस वक्त पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, वो तीनों कानून दरअसल उसी तरीके के निज़ाम को लाने की दोबारा कोशिश है जिसका जिक्र मनुस्मृति में या गौतम स्मृति में या नारद संहिता में किया गया है। बाबा साहब की उस जमाने में ये अवधारणाएं थी कि खेती के बारे में किस तरीके की नीतियां होनी चाहिए, उद्योग के बारे में किस तरीके की नीतियां होनी। जैसे उन्होंने ये लिखा था कि सारे बुनियादी और आधारभूत उद्योग जो हैं उनका संचालन राज्य के हाथ में होना चाहिए। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
बनाने का आइडिया दिया था, ताकि वित्तीय नियंत्रण और आर्थिक नियंत्रण रेवेन्यू पर भी और मनी सर्कुलेशन पे भी सरकार का है। उन्होंने कहा कि ये जो बीमा उद्योग है वो बीमा उद्योग भी राज्य के हाथ में होना चाहिए, स्टेट के हाथ में होना चाहिए, मतलब केंद्र सरकार के हाथ में होना चाहिए। उन्होंने कहा था जितने भी बुनियादी उद्योग हैं, चाहे वो स्टील पैदा करने वाले हों, चाहे वो बिजली पर मैं बाद में आऊँगा, चाहे वो और मतलब जो ढांचागत उद्योग हैं, उनका नियंत्रण पूरी तरीके से होना चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि कृषि और भूमि के संबंध में उनका ये मानना था कि भूमि अधिग्रहण के जरिए वास्तविक किसानों के हाथ में भूमि होनी चाहिए। और इसके लिए वो ये मानते थे कि सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए ये मानते थे कि इस तरीके की नीतियां बनाई जाएं ताकि खेती के विकास करने में किसान को सरकारी मदद मिले। जैसे खाद्य उद्योग के बारे में बात की, उर्वरक के बारे में बात की, ये सब सरकारी क्षेत्र में हो, सिंचाई विभाग सरकारी क्षेत्र में हो। इससे जो मिली जुली आगे की बात उन्होंने कही थी कि बिजली कानून के मामले में, ये जो बिजली कानून अभी बदला जा रहा है, उसमें भी बाबा साहब की बहुत याद आती है। उन्होंने 1948 बिजली आपूर्ति कानून 1948 को जब पेश किया था, तब उसमें बिजली को पूरे देश, पूरे केंद्र और राज्य तक, गांव-गांव तक पहुंचाने की परिकल्पना की थी। मैं जस्ट संदर्भ के लिए आपसे कह रहा हूं कि उस वक्त देश की हालत क्या थी। 14 और 15 अगस्त 1947 का एक वीडियो आमतौर से देखने के लिए मिलता है, आजकल मोदी के आने के बाद से कम मिल रहा है, जिसमें पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हमारे नेता बैठे हुए हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू वो मशहूर भाषण दे रहे हैं, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, नियति के साथ संवाद कर रहे हो। उस वक्त उस हॉल की हालत देखिए, गैस की लालटेन टंगी हुई है। जिस दिन हिंदुस्तान आजाद होता है, उस दिन आजाद हिंदुस्तान के आज़ादी की घोषणा करने के लिए जो सेंट्रल असेंबली की मीटिंग होती है, सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में होती है, उसकी रोशनी करने के लायक भी बिजली नहीं है। मुश्किल से उस वक्त पूरे देश भर में जो बिजली का उत्पादन था वो 1362 मेगावाट था, 1362 मेगावाट। उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार का काम है बिजली को पहुंचाना, सरकार का काम है बिजली के क्षेत्र में निवेश करना, क्योंकि बिजली केवल सभ्यता के लिए ही जरूरी नहीं है, बिजली उद्योग, जीवन और कृषि तीनों के लिए जरूरी है। उन नीतियों पर चलते चलते आज हम कहां पहुंच गए? आज 448 गीगावाट का उत्पादन है हमारा। 1 गीगावाट का मतलब होता है 1000 मेगावाट। इसका मतलब हुआ 4,48,000 मेगावाट। 1362 1362 मेगावाट से हम 4,48,000 मेगावाट पे पहुंच गए। ये है उस विजन का योगदान इस देश के विकास में। 1947 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जो थी वो 16 यूनिट थी, आबादी 30-35 करोड़ के आसपास थी। अब वो जो खपत है 2019-20 में बढ़कर वो 1208 यूनिट प्रति व्यक्ति हो गई है, जबकि आबादी भी 135 करोड़ हो गई। 1947 में केवल 1500 के लगभग बिजली के से चलने वाली, पानी निकालने वाली मोटर पंप थी, जो आज 2,90,83,000 हो गई है पिछले साल। 85% गाँव तक बिजली पहुंच चुकी है। किस आधार पर? उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में निवेश करना सरकार का काम था। वो जो 1948 का उनका जो बिजली कानून है, उसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी है, और वो बड़ी बात ये लिखी है कि ये जो कंपनियां होंगी, सरकार की जो कंपनियां होंगी, उनके टर्नओवर में 3% से ज़्यादा मुनाफा नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए मुफ्त दी जाए, शहरी क्षेत्रों में भी सब्सिडाइज दी जाए, सब्सिडाइज दरों पे दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो आमदनी है, उस आमदनी में मुनाफे का परसेंटेज 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि बिजली मनुष्यता की आवश्यकता है, मुनाफे का जरिया नहीं। यही बात उन्होंने शिक्षा के बारे में कही थी। ये विजन थी उनकी, जिस विजन पर चलकर आज हम लोग यहाँ पर आए। मैंने महिला
कामगारों के बारे में जो कानून उन्होंने बताया वो तो जिक्र किया ही मैंने, लेकिन 1942 से 46 के बीच में लेबर मेंबर के रूप में उन्होंने इस देश के वो मजदूरों के लिए वो फंडामेंटल कानून बनाए थे जिनका उसके पहले अस्तित्व नहीं था, जाहिर सी बात है, लेकिन जिन्हें अब इन 4 लेबर कोड के जरिए ख़त्म किया जा रहा है। उनकी विजन क्या थी? उनकी विजन ये थी कि मनुष्य के नाते अधिकार होने चाहिए मजदूर के, ताकि वो दिलचस्पी के साथ काम कर सके, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि उसके पास इतनी आमदनी होनी चाहिए जो समाज की क्रय शक्ति को बढ़ाने का और समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने के काम में मददगार हो सके। क्या किया उन्होंने? 27 नवंबर 1942 को उन्होंने 8 घंटे काम का कानून पेश किया, पारित हुआ वो। और न केवल वो कानून पारित हुआ, बल्कि उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात जोर देकर कही थी, और वो ये कही थी कि ये जो 12 और 16 घंटे जो काम कराया जाता है उसको जब 8 घंटे कराया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पहले से जो वेतन मिलता था उसको उसी रेशियो में कम कर दिया जाएगा। वेतन नहीं घटना चाहिए, किसी भी सूरत में वेतन कम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने खदान मातृत्व लाभ का कानून बनाया, महिला कल्याण कोष का कानून बनाया। ये जो CMPF है, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड, उस जमाने में तो प्राइवेट थी सब कोल माइंस, लेकिन उनकी कोल माइंस के प्रोविडेंट फंड का भी कानून बनाया। बाल श्रमिक के संरक्षण का भी कानून बनाया। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बन गया था, लेकिन मालिक लोग ट्रेड यूनियंस को मान्यता नहीं देते थे। उन्होंने ये कानून बनाया कि मालिकों को ट्रेड यूनियंस को मान्यता देना अनिवार्य होगा। 1943 में ये कानून बना। यही वह समय था जब काम करते समय दुर्घटना अगर होती है तो उसका बीमा किया जाएगा, जो बाद में ESI के रूप में सामने आई। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो माइका और कोल के जो मजदूर थे उनके लिए भी वो स्थिति, यही समय था जब मिनिमम वेजेस का, न्यूनतम वेतन की गारंटी और न्यूनतम वेतन को निर्धारित किस तरीके से किया जाएगा, वो फेमस कमेटी डॉक्टर एक्रोइड वाली जो है, उस वक्त ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 1947 में जाके पूरी हुई। मजदूरी का जो दूसरा पक्ष है, जो खेत मजदूरों का पक्ष है, उसके मामले में तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो पूरी तरीके से आगे थे, भूमि के वितरण के पक्ष में थे। और इसलिए उन्होंने ये कहा था कि जो बुनियादी उद्योग हैं वो गैर रणनीतिक भी जो बड़े उद्योग हैं वो भी सरकारी मालिकाने में रहे। इसमें इसका संचालन या तो खुद सरकार करे या उसके नियंत्रण वाले कॉरपोरेशंस करें। और तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि कृषि राजकीय उद्योग होना चाहिए, मतलब उसे उसी तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए जिन सुविधाओं को के जरिए उद्योग का विकास किया जाता है। इस पर परिवारों के समूह बनाए जाएं, सामूहिक खेती शुरू की जाए। ये सोवियत यूनियन में जमाने में हुआ था। उस तरीके की धारणा को वो लेकर आए थे। तो भारत, वो केवल आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही नहीं बल्कि आज़ादी के बाद भी भारत के संविधान में इस तरीके के प्रावधान किए ताकि हमारा देश आगे की ओर प्रगति कर सके ठीक तरीके से। आज ठीक जब उनको अनडन किया जा रहा है, आज ठीक जब उनको अनकिया किया जा रहा है, ऐसे में और याद आते हैं डॉक्टर अंबेडकर। और इसीलिए ये समय है जब हमें इन दोनों प्रश्नों को मूल बुनियादी राजनीतिक प्रश्न से जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कि ये जो नियम कानून बनाए थे केवल वही खतरे में नहीं है, बल्कि ये संविधान जो 5000 वर्षों में भारतीय साहित्य, भारतीय लिटरेचर जो है वो बहुत मजबूत है सारी भाषाओं का। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा हमारे यहाँ पर पाई जाती है जिसका नाम है तमिल। अगर ये आदिवासी भाषाओं को छोड़ दिया जाए तो तमिल में भी संगम लिटरेचर मौजूद है, संस्कृत में लिटरेचर है, प्राकृत में है, पाली में है, बोलियों में है। हिंदी तो नई भाषा बनी, युवा भाषा है। तमाम सारी बोलियों साहित्य में बहुत समृद्ध साहित्य है। उन सारे ग्रंथों को भी अगर जोड़ लिया जाए तो ये 26 जनवरी 1950 को जो ग्रंथ मंजूर किया गया था जिसका नाम भारत का संविधान है, वो एकमात्र किताब है 5000 वर्ष के बाद पहली किताब है जिसमें कहा गया है कि सारे लोग बराबर होंगे, जिसमें कहा गया है कि सबको लोकतांत्रिक अधिकार बराबरी का होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी जाति के हों,
किसी भी जेंडर के हों, उनको हर चीज़ बराबरी के साथ मिलनी चाहिए। एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना, एक ऐसी समानता की कल्पना जो इससे पहले 5000 साल के साहित्य में थी ही नहीं, बल्कि जिसका निषेध किया गया था, जिसे रोका गया था, नहीं होना चाहिए। आज ठीक वही चीज़ें खतरे में। जब हम डॉक्टर अंबेडकर को रीविजिट करते हैं, मैंने आपसे बार बार कहा बाबा साहब बोला मैं, बाबा साहब नाम उनको कॉमरेड आर.बी. मोरे ने, जो उनके अनन्य सहयोगी थे और जो सीपीएम के विधायक रहे, महाराष्ट्र से कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेता थे और बाबा साहब के भी अनन्य सहयोगी थे, ये बाबा साहब का संबोधन उन्होंने दिया था। ये जो डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में, वो जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन अगुवाई में जो संविधान बना, आज उस संविधान के फंडामेंटल्स खतरे में। क्यों? क्योंकि एक ऐसी ताकत सरकार में है जो संविधान को मानती नहीं, जिसके वो पितृ मातृ भातृ जो भी संगठन है आरएसएस, उसने जाकर संविधान सभा को ज्ञापन दिया था और उस जमाने में विरोध किया था कि हमें संविधान नहीं चाहिए, हमारे यहाँ 5000 साल पुराना एक संविधान मौजूद है, उसके आधार पर नई आज़ाद सरकार को चलना चाहिए। और उसका नाम क्या है? मनुस्मृति। अब जब वो केंद्रीय सत्ता में आ गए हैं, अब जो वो राज्यों की सरकारों में आ गए हैं, तब उनकी ये कोशिश है कि उसी दिशा में इस देश के सारे नियम कानूनों को धकेला जाना चाहिए। उनके एक बड़े नेता ने, राज्यपाल ने, एक जगह पर भाषण देते हुए कहा था कि हम संविधान, जब उनसे कहा गया कि आप संविधान की रक्षा करने की शपथ लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये संवैधानिक पद है, तब उन्होंने कहा कि हम संविधान की रक्षा करने के लिए नहीं आए हैं, हम संविधान को बदलने के लिए आए। उनका हर बड़ा नेता इस तरीके की बातें बोल चुका है। इसीलिए लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, इसीलिए कारपोरेटिव हिंदुत्व के नाम पर एक अजीब तरीके का वातावरण यहाँ पर पैदा किया जा रहा है। उसके बारे में चर्चा करके हम अपने समय को खर्च नहीं करेंगे। आखिर में हम केवल यही कहेंगे कि ये जो हो रहा है, क्या वो अचानक हो गया? क्या वो ताकतें जिनके खिलाफ बाबा साहब और इस देश की पूरी पीढ़ियां लड़ी, वो ताकतें दोबारा से लौट आई और आज उसी संविधान और लोकतंत्र का निषेध करने की कोशिश की जा रही है? अनायास नहीं हुआ। और इसीलिए मैं अपनी बात बाबा साहब की चेतावनियों से ख़त्म करना चाहता हूँ, जो उन्होंने जिस दिन संविधान सभा ने इसको अंतिम रूप दिया था, 26 नवंबर 1949, 25 और 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान के सारे सदस्यों ने, संविधान सभा के सारे सदस्यों ने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे, उस वक्त उन्होंने अपने भाषण में कहा था, उन्होंने कहा था कि हमने राजनीतिक लोकतंत्र तो कायम कर लिया, लेकिन हमारा समाज लोकतांत्रिक नहीं है। भारतीय समाज में दो बातें अनुपस्थित हैं, एक लिबर्टी, स्वतंत्रता, और दूसरा फ्रेटर्निटी, भाईचारा और बहनापन। और उन्होंने कहा था कि अगर शीघ्र ही ये सामाजिक लोकतंत्र कायम नहीं हुआ तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। पिछले 70 साल में इस सामाजिक लोकतंत्र की कायमी के लिए जो वैचारिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तरीके से काम किया जाना था, वो नहीं किया गया। उस अनकिए का फ़ायदा उठाकर आज वही भेड़िए दोबारा से सत्ता में आ रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि मनु दोबारा लौट रहा है, वो गलत कह रहे हैं। सच्ची बात तो ये कि बंदा कभी गया ही नहीं था, वो भेष बदल कर घूम रहा था। उसे समाज की चेतना में से और सामाजिक कुरीति, रीति, इन सब में से अगर हमें हटाना है तो उसके लिए लड़ना होगा। और ये लड़ाई फुर्सत में लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबके साथ मिलकर लड़ी जाएगी। इस मामलों में भी बाबा साहब हमारे साथ होंगे और इसलिए हमारा ये मानना है कि जो अंबेडकर को डब्बे या खांचे में कैद करने की कोशिशें कर रहे हैं, वो अनअंबेडकरी हैं। और उन्होंने जिस तरीके की कोशिशें, आज डॉक्टर अंबेडकर का जो योगदान हो सकता है एक बड़ी व्यापक लड़ाई के नायक के रूप में, उसको बाधित करके अगर वो उन्हें केवल अपनी वोट
ईवीएम की वोटिंग मशीन का एटीएम कार्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो अंबेडकर के साथ अन्याय करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बुद्ध की तरह अंबेडकर भी बहुत ताकतवर हैं, उन्हें मनुवादी लोग नहीं मार पाए। अभी उनकी मूर्तियां स्थापित करके उन्हें केवल संविधान तक सीमित करने वाली साजिश वाले लोग भी नहीं मार पाए, क्योंकि वो जातियों के खात्मे के नायक थे। उनकी प्रिय किताब भारत का संविधान नहीं थी, उनकी प्रिय किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट थी, जातियों का विनाश। और उस जातियों के विनाश में उन्होंने साफ साफ इस बात को लिखा था कि जाति व्यवस्था का अंत ही इन तमाम सारी बेड़ियों को तोड़ने में काम आ सकता है। एडजस्टमेंट नहीं, मोजाइक नहीं है। 5% ये, 3% ये, 4% ये, 6% उन्होंने कहा उसका समूल नाश होना चाहिए। अंतर्जातीय विवाहों के बड़े पक्षधर थे वो, और इसीलिए भारतीय संविधान वो संविधान है जिसने न केवल अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया, गारंटी दी, बल्कि सरकारों को निर्देश दिया कि उसके लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, नौकरियों में भी अवसर मिलना चाहिए, नगद आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए ताकि इस बेड़ी को तोड़ा जा सके। एक बड़े विजनरी थे। उनको कंपार्टमेंटलाइज कर देना, उनको सीमित करके देखना ठीक नहीं होगा। और बिल्कुल आखिरी में एक वर्ड क्वेश्चन का, और वो वर्ड क्वेश्चन का ये है कि डॉक्टर अंबेडकर मार्क्सवादी नहीं थे, मार्क्सवाद के विरोधी भी नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका में पढ़ने के लिए गए थे 1914, 1916, 1980, उस वक्त वहां की प्रमुख विचारधारा थी फेबियनवाद, फेबियनिज्म। ये क्या विचारधारा थी? ये चाहती थी समाजवाद आना चाहिए, हर तरीके की समता होनी चाहिए, सारी तरीके की गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो लैंगिक हो, चाहे वो रंग के नाम पर हो। ये काम शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, वोट डाल के होना चाहिए। तो वो भी समाजवादी थे, लेकिन फेबियनवादी समाजवादी थे। इसलिए उनकी मार्क्सवाद के साथ केवल 2 असहमतियां थी। एक असहमति ये थी कि आप क्रांति की बात करते हो, क्रांति के बजाय हमें लोकतांत्रिक तरीके से लाना चाहिए। और दूसरी बात ये थी, जो उनकी धारणा थी कि कम्युनिस्ट जो है वो हिंसा करते हैं, वो एक उनकी धारणा थी। ये दोनों धारणाओं से भिन्न, जबकि कम्युनिस्टों ने साफ साफ कहा कि हम अपनी तरफ से कहाँ हिंसा करते हैं, लेकिन अगर कोई क्रांतिकारी संघर्ष के दौरान अगर सत्ता बल जनता को कुचलना चाहेगा तो जनता उसका प्रतिवाद करने की कोशिश करेगी, क्योंकि राज सत्ता पर कब्जा कोई आसान बात नहीं होती। तो वो एंटी मार्क्सिस्ट नहीं थे, मार्क्सवाद से केवल इन 2 बातों पर सहमत नहीं थे, जो उन्होंने बुद्ध आणि मार्क्स नाम की किताब में उसको उन्होंने व्याख्यात भी किया। इसीलिए उनकी लैंग्वेज जो है, उनकी जो भाषा है, वो भाषा हमारी जार्गन की, मार्क्सवादी जार्गन की भाषा नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो फेबियन होने के नाते उनका नज़रिया डेमोक्रेटिक है, उनका नज़रिया समाजवाद को लाने की कामना वाला है, बराबरी को लाने की कामना वाला है, लेकिन उस नज़रिए को वो दूसरे तरीके से लागू करना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ भारत की परिस्थिति में वो मानते हैं, फेबियनवादी ये नहीं मानते कि वर्ग होते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं कि वर्ग होते हैं भारत की परिस्थितियों के मामले में। तो वो भारत की गरीबी, भारत की पिछड़ेपन, भारत की असमानता, यहाँ पर शोषण की स्थिति, इनको समझने वाले एक प्रामाणिक जानकारी नहीं थे एक राजनीतिक नेता के। और बिल्कुल आखिरी बात, 2 अंबेडकर हैं। एक अंबेडकर हैं फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर अंबेडकर, एक अंबेडकर है प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन अंबेडकर, जो कभी अनुसूचित जाति SC/ST फेडरेशन की ओर से चुनाव लड़ते हैं, जो कभी रिपब्लिकन पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, जो कभी और किसी समूह में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं, प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स। तो प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन अंबेडकर समय समय पर अलग अलग तरीके की बातें बोल सकते हैं। जैसी आम सभा चल रही है, जिस तरीके का चुनाव है, उसको आप बोल सकते हैं, बोलते भी हैं वो। लेकिन जो फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर अंबेडकर है, वो पूरी तरीके से कंसिस्टेंट है। सोशल रिफॉर्मर और फिलोसफर भारत की परिस्थितियों में वर्णाश्रम के खिलाफ और सामाजिक शोषण के खिलाफ एक रेवोल्यूशनरी डॉक्टर अंबेडकर हम सबके अंबेडकर हैं। और इसीलिए उनको पढ़ना, उनको जानना और उनके उस अधूरे मिशन को पूरे करने के काम में
नई समझदारी के साथ जुड़ जाना हमारा काम है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया गुजरात को हार्दिक आभार कि उन्होंने हमें यहाँ पर बोलने का अवसर दिया, और मुझे विश्वास है कि सारे साथी स्वस्थ होंगे, क्योंकि हमारा देश आत्मनिर्भर कर दिया गया है। अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर अपना ढूंढिए, बेड अपना लेकर आइए, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है वो अपना लेकर आइए, वेंटिलेटर की ज़रूरत है वो अपना लेकर आइए। अगर दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है तो शमशान अपना ढूंढिए, और उसमें चिता के लिए लकड़ी भी अपनी लेकर आइए। एक आत्मनिर्भर भारत में महामारियों की आत्मनिर्भरता जो थोपी जा रही है, उसमें गुजरात के हमारे मित्र और साथी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और पूरा देश स्वस्थ रह सके, इसके लिए अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।